तो देखो हमने क्या हुआ, हमने जो है सिनर्जिक बॉन्डिंग के थ्रू ये एनालिसिस करना शुरू कर दिया कि कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग में स्टेबिलिटी क्यों आ रही है, किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, उसी सिलसिले में हमको एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स बहुत काम आने वाला है, जो कि क्या है, जो कि है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। किसके? ट्रांजिशन मेटल्स के। ठीक है, तो हमको उनके बारे में थोड़ा बहुत देखना है। तो पहले चलो इनको देखते हैं, फिर नेक्स्ट सेट ऑफ जो बॉन्डिंग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक्सप्लेनेशन था उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, वो कंपाउंड्स जिसमें कि मेटल कार्बन लिंकेज प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स। यहां पे क्या है कि मेटल कार्बन लिंकेज होना बहुत जरूरी है, तभी जो वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। और यहां पे हम जो है ट्रांजिशन मेटल के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो ट्रांजिशन मेटल के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होने चाहिए, उनकी यहां पे हम फोकस कर रहे हैं, बाकी ऑर्गेनिक में देखेंगे। ठीक है, सो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो बताओ जरा। यहां पे तो है, तो ये आंसर सही है भाई, जिंक और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। यहां पे मैग्नीशियम कार्बन के बीच में बॉन्ड है, यहां पे भी लेड और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, यहां पे ऑक्सीजन और लेड के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे COO माइनस है, वो O माइनस इस Pb2+ के साथ जो है आयनिक बॉन्डिंग कर रहा है, तो D वाला नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा A, B और C। ठीक है, सिंपल फंडा है, कार्बन और मेटल के बीच में लिंकेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग, एस है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। इसका हम थोड़ा बहुत आइडिया अभी ऑलरेडी ले चुके हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग में दो तरीके के हो सकते हैं। देखो, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, भाई यहां पे क्या हो रहा है कि सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है मेटल एंड कार्बन के बीच में। फॉर एग्जाम्पल कार्बन पे मान लो माइनस चार्ज है, उसने मेटल को जो है इससे लिगेंड की तरह से बिहेव करेगा और उसने मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ये सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हुआ भाई, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसको हम ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। यहां पे भी दो तरीका है, क्या? सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। ठीक है, यहां पे दो तरीके हैं। सो ये एग्जांपल हो गया भाई, सिग्मा से तो डोनेशन हो रहा है कार्बोनिल में, और पाई से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा भाई, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, उसको देख लेते हैं भाई। तो जो दूसरी टाइप वाले हैं पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर, उनकी थोड़ी सी झलक हम जी सॉल्ट वगैरह में ले चुके हैं। पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही डोनेट करेंगे और पाई से तो एक्सेप्ट करते ही है। सो FeC2H4 यहां पे क्या हो रहा है, ये C11C है, ये Fe को यहां पे आके डोनेशन करेगा। ठीक है, Cr(C6H6) होल्डराइज, तो बेंजीन रिंग जो है उसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो डोनेशन करेगी किसको, Cr को। ठीक है, सिंपल फंडा है। ठीक है, तो ये तरीके हुए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के। आगे चलते हैं। यहां पे पर एक इंपॉर्टेंट बात कि जो Cn- के जो कंपाउंड्स हैं, Cn- एक स्यूडो हेलोजन की तरह से बिहेव करता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हेलोजन को ज्यादा करस्पॉन्ड करती है देन कार्बन के कंपाउंड्स। तो जो Cn- के कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं फॉल करते। ठीक है, तो अगर कोई आपसे सवाल पूछ ले कि Cn- का कोई कंपाउंड है और उससे पूछा जाए कि ये क्या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, मना कर देना कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं है। ठीक है, बहुत तरह के लिगेंड्स होते हैं जिसमें कि कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है डोनर एटम पे, पर वो फिर भी लिगेंड की तरह से काम करते हैं क्योंकि वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकते हैं। जैसे हमने देखा था C11C, ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है। बेंजीन C6H6 वो भी अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकती है। थोड़े बहुत और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो 3-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। C2H4 हो गया, ये डोनेट कर सकता है, हमने देखा नंबर ऑफ डोनेटेड इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, अगला C5H5- हो गया, वो यहां पे एरोमेटिसिटी होगी रिंग में, क्यों भाई, डबल बॉन्ड ये माइनस। सो यहां पे हकल्स रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है ना, मतलब 4n+2 थे हमारा हकल्स रूल में, वो यहां पे फॉलो हो रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन है यहां पे, और यहाँ पे डीलोकलाइजेशन भी है कंटिन्यूस, तो हकल्स रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पे एरोमेटिक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यार। ठीक है, तो इसलिए रिंग बनी है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ रही है। ठीक है, तो ये अपने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा भाई, 6 के 6 डोनेट कर सकता है, कर रहा है इस केस में। तो नंबर ऑफ डोनेटेड इलेक्ट्रॉन हो गया 6। अगला और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सिग्मा C5H5-। अब यहां पे क्या हुआ कि ये पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं कर रहा अपनी, ये जो है ये सिर्फ
इस माइनस चार्ज से, इस कार्बन पे जो माइनस चार्ज है वहां से डोनेशन हो रहा है, वहां से डोनेशन हो रहा है, तो नंबर ऑफ डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, यहां पे होंगे सिर्फ 2। ठीक है, तो ये सिग्मा से भी हो सकता है। तो फिर ये कौन सा वाला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया, जो सिग्मा डोनर है। तो सिग्मा बॉन्डेड, यहां पे सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये वाला हो गया। ठीक है, अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ये सिग्मा बॉन्डेड हो जाएगा, अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो सिग्मा बॉन्डेड पाई एक्सेप्टर हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक रिंग है क्योंकि यहाँ पे हकल्स रूल फॉलो नहीं हो रहा, फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। तो ये तो भैया डोनेशन करने में बहुत ही खुश रहेगी कि लेके जाओ, हमारे वैसे ही एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है, अनस्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ रही है, तो ये अच्छे से डोनेट जो है यहाँ पे करता है। तो ये तो बात हुई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। तो अब जो है अपन चलते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट पे, जो हुआ था किसको समझाने के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग को समझाने के लिए। और ये जो अटेम्प्ट था ना, वहां पे हमने लुईस थ्योरी पढ़ी थी कि भैया सारे जो एटम्स हैं वो इसलिए बॉन्ड कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स इसलिए बॉन्ड कर रहे हैं ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। ये थ्योरी भी उससे मिलती जुलती थ्योरी है, और ये थ्योरी हमको किसने दी थी, ये थ्योरी हमको दी थी सिडविक ने। यहाँ पे जी थोड़ा सा साइलेंट होता है, तो इसको बोलते हैं सिडविक थ्योरी और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट, EAN कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहां पे क्या बोला उन्होंने, सिडविक ने प्रपोज किया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी को स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए। उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया, और उनका ऑब्जर्वेशन क्या था वो देखते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल मेटल इंक्लूडिंग दोज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लिगेंड्स इज नोन एज EAN। भाई जैसे Fe2+ है तो आयरन में 26 होते हैं, 2 उसके पास ऐसे ही चले गए तो हुए 24, और मान लो उसको जो है किसी लिगेंड ने आके 6 लोन पेयर डोनेट कर दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाता है वो, तो कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 36। तो ये क्या हो जाएगा, उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा। सिडविक ने ऐसा प्रपोज किया। अब ये जो 36 का आंकड़ा है ना, ये मैजिक नंबर में से एक है, तो यहां पे ये नोबल गैस जैसा हो गया। सिडविक ने यही बोला। तो जो EAN है वो जनरली कोइंसाइड करता है विद द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। तो सिडविक ने बोला जब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो जाता है, भाई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो किसके बराबर हो जाता है, वो नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर हो जाता है, तब जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बहुत स्टेबल बनता है। ठीक है, क्या बोला सिडविक ने कि जब EAN जो है वो कोइंसाइड करता है एटॉमिक नंबर, मतलब उसका जो एटॉमिक नंबर हो जाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो हो जाता है वो नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के साथ कोइंसाइड करता है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बड़ा ही स्टेबल हो जाता है। ये एक प्योरली ऑब्जर्वेशन बेस्ड उनकी जो है थ्योरी थी। तो EAN हमने क्या देखा, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड फ्रॉम द डोनर एटम्स ऑफ द लिगेंड्स। तो उन्होंने जो है काफी स्टडी की, उन्होंने स्टडी में जब EAN कैलकुलेट किया तो जो उनको स्टेबल कॉम्प्लेक्स मिल रहे थे वो काफी में उनका जो है जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ रहा था EAN आ रहा था वो नोबल गैस के बराबर आ रहा था। पर ये यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है, आपको तो पता ही है ऐसी थ्योरीज के साथ क्या होता है ना। हमने पहले भी सोचा था अरे यार जो नोबल गैस नहीं हुआ वो स्टेबल नहीं होगा, फिर हमको SF6 मिल गया, हमको BF3 मिल गया, बहुत सारे हाइपरवेलेंट हाइपोवेलेंट ये सारे हमको मिल गए। सेम सिडविक के साथ भी हुआ, पर उस जमाने में जब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नहीं समझा पा रहा था, इनकी थ्योरी ने लोगों का इंटरेस्ट जगाया। अरे यार ये नए क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स हैं, इनके बारे में हमको थोड़ा बहुत पता है, तो ये अपने को इस पे और रिसर्च करनी चाहिए, इनको और समझना चाहिए। तो इनका वो जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सो देखते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमको डिटरमाइन करना है। कॉम्प्लेक्स है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमको निकालना है। तो पहला केस ले लेते हैं CONH3 Cl3। सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल क्या हो गया भाई, ये Cl3 मतलब -3 का चार्ज होगा, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो ये हो जाएगा +3, वो हमने यहां लिखा है +3 का चार्ज। एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27, सो 27 - 3 कितना हो गया 24, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं 12, सो 24 + 12 ये हो गया अपना 36। तो क्रिप्टन के जैसा हो गया ये। ठीक है, सुपरमैन वाला क्रिप्टन है, क्रिप्टोनाइट वाला। सो बेसिकली उन्होंने देखा यार ये जो कॉम्प्लेक्स है ना ये काफी स्टेबल है, तो मेरी थ्योरी एकदम सही चल रही है भाई, मजा आ गया। अब K4FeCN6, ठीक है, यहां पे भी टोटल नेट चार्ज कितना हो गया इस कॉम्प्लेक्स पे -4 का, CN पे कितने का है -1, सो टोटल -6, Fe पे हो गया +2 का,
वो हमने यहां पे निकाल लिया। एटॉमिक नंबर 26, 26 माइनस 2 24, 24 प्लस 12, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 24 प्लस 12 36, और ये उसका अपना हो गया वापस से 36। ये भी काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। K4 PTCl6 यहां पे आप कर लो, पीटी का एटॉमिक नंबर 78 माइनस 4 करेंगे, इधर निकालेंगे हम तो यहाँ पे 4 ही आएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, तो 78 माइनस 4 74 प्लस 12 86, वो हो गया रेडॉन का, ठीक है। अगला जो है ये K3 FeCN6, यहां पे ये आपको करना है, ठीक है। यहां पे मेरे को बताओ कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया, वो आपको कैलकुलेट करना है, फिर अपन दोबारा मिलते हैं। हाँ तो भाई यहां पे हमारे पास है K3, मतलब CN पे तो -6 होगा टोटल, CN पे एक CN पे -1, तो 6 CN पे -6, तो Fe पे आ जाएगा +3 आ जाएगा, तो 26 माइनस 3 23, तो 23 प्लस 12 35। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये उतना स्टेबल नहीं होता, पर ये काफी स्टेबल होता है। तो सिडविक की बात हर जगह सही नहीं थी, जैसे नोबल गैस को अटेन करने के लिए बॉन्डिंग होती है बात सही नहीं थी, वैसे ही सिडविक की बात भी सही नहीं थी, बहुत प्राइमरी थ्योरी थी, शुरुआत वाली थ्योरी थी, ठीक है। चलो फिर ये कॉम्प्लेक्स हुआ, सो 28 माइनस 2 वही 26, 26 प्लस 12 कितना हुआ 38, और ये भी जो है काफी स्टेबल है। सो दिस इज ऑल्सो स्टेबल इनफ एंड दिस इज ऑल्सो स्टेबल। तो सिडविक की थ्योरी यहां पे इन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी से हमको डिस्प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस में आपकी थ्योरी एकदम एक्यूरेट बैठ रही है, पर हर जगह ये एप्लीकेबल हो हम ऐसा नहीं मान सकते, ठीक है। चलो, तो मेटल कार्बोनिल्स में अगर EAN जो है, सिर्फ मेटल कार्बोनिल्स की यहां पे बात हो रही है, अगर मेटल कार्बोनिल में ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है, देखो जो सिडविक ने ज्यादातर अपनी रिसर्च की थी वो मेटल कार्बोनिल्स पे ही की थी, और मेटल कार्बोनिल में जनरली ऐसा पाया जाता है कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 36 आ रहा है, अगर हम थर्ड पीरियड ट्रांजिशन एलिमेंट, फोर्थ पीरियड ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, 3D सीरीज की बात करें, तो वहां पे ऐसा पाया जाता है कि अगर मेटल कार्बोनिल में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ रहा है तो स्टेबिलिटी काफी होती है, उसके अलावा स्टेबिलिटी कम होती है। अब स्टेबिलिटी कम होती है तो क्या होगा कि अगर एटॉमिक नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव इनर्ट गैस से ज्यादा हुआ उसका EAN, तो उस केस में जो कॉम्प्लेक्स है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करेगा। क्यों ज्यादा हुआ तो उसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन लूज करना है, क्योंकि उसको 36 पे आना है, ठीक है, या फिर जो भी 86 पे आना है, जो भी चल रहा है, अगर 3D है तो 36 पे आना होगा, सिमिलरली आगे हम जाते जाएंगे। तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से, उसका EAN ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करेगा, सामने वाले को देगा, सामने वाला रिड्यूस होएगा तो रिड्यूसिंग एजेंट। कम हुए अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से, तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करेगा, क्योंकि सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा, भैया हमको दो, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, क्योंकि सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाया। तो इस पे सवाल कर लेते हैं कुछ। आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव कर सकता है, EAN भी मैंने निकाल के बताया है। तो हमने अभी क्या देखा था कि मेटल कार्बोनिल्स में जब भी EAN जो है क्रिप्टन का जो है एटॉमिक नंबर होता है 36, तो ये उससे कम है, तो जो C और D है वो बिहेव कर सकते हैं। तो आंसर हो गया C और D, क्योंकि अपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को 36 करना चाहेंगे। अब उसके लिए इनको सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम अच्छे से कर सकते हैं, है ना। अगला सवाल, आपको X की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पे आपसे बोला है कि Mn2COX MN-Mn लिंकेज इज प्रेजेंट एंड नो ब्रिज लिगेंड इज प्रेजेंट, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहां पे कुछ ऐसा चल रहा हो कि ये CO बीच में हो और ये ऐसा कुछ हो, नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको X की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ऐसे सवाल में आप X की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, सोचो जरा। यहां पे जो मेन फंडा है वो ये है कि आपको जो Mn है उसका EAN, इंडिविजुअल Mn का EAN इज इक्वल टू 36 के बराबर करना है, ठीक है। तो आपको जो है टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑन Mn, देखो यहां पे 2 Mn है, तो दोनों पे जितने इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे वो 72 के बराबर होने चाहिए, क्योंकि 72/2 करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए, तो वो किसके बराबर होना चाहिए 36। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे कॉम्प्लेक्स में कितने होने चाहिए 72 होने चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा लेते हैं भाई, टोटल इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 72, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2 Mn के 50 और
एक CO 2 डोनेट करेगा, सो 2x। अब ये कहां से आ गया 2 into 1? भाई ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी आपको MN लिंकेज इज प्रेजेंट, उसका भी तो कोई यूज करना पड़ेगा। मान लो यहां पे MN2 बनता, ठीक है, तो मान लो O2 बनता है, ठीक है, तो यहां पे क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन तो 16 ही होते हैं, ठीक है ना, 8 इसके और 8 उसके, पर फिर भी जो है इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। क्यों कंप्लीट हो जाता है? कंप्लीट इसलिए हो जाता है क्योंकि शेयरिंग होती है ना, तो यहां पे भी Mn जो है ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा, तो हर Mn के पास जो दूसरे Mn है उसका भी इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ होगा। तो उस Mn को अब जो ये जो Mn से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला है उसकी जरूरत नहीं है। तो मान लो ये Mn1 है, ये Mn2 है, तो Mn1 के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, Mn2 के पास भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो टोटल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 2 हुई। तो वो हमने यहां पे अकाउंट में लिया है क्योंकि यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लिखा है MN लिंकेज इज प्रेजेंट। ये जो है इंफॉर्मेशन यहीं पे आपको समझना है, यहीं पे गलती हो सकती है। ये अगर आपने नहीं समझा तो फिर आप गए, ठीक है। सो ये 2 into 1 एक्स्ट्रा आया, सो 2 इधर जाएगा, 72, 72 माइनस 2 70, 70 माइनस 50 20, सो 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 10। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अगर अब आप सिर्फ इस वाले पूरे स्ट्रक्चर को देखो, अभी मैंने 2 क्यों लिया वो समझाता हूं। अगर आप सिर्फ इसको देखो तो इसके 25 इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे, एक इस बॉन्ड में यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वहां से एक आया, ये कितने हुए? 26। कितने CO हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10 इलेक्ट्रॉन। 26 प्लस 10 36। अब सही था ना 2 into 1 करना? यहां पे सही था। पर अगर मान लो आपकी जगह इसको कुछ ऐसा दिया होता, ब्रिज बॉन्डिंग मान लो आपको यहां पे दी होती, यहां पे कुछ CO लगा रखे हमने, रैंडम बना रहा हूं मैं, ठीक है। इस केस में आप ये 2 into 1 नहीं करते, ठीक है ना। आप यहां पे 2 into 1 क्यों नहीं करते? क्योंकि यहां पे जो है MN और MN के बीच में बॉन्ड नहीं है, यहां पे हम इसको किसी और तरीके से अप्रोच करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो MN लिंकेज प्रेजेंट है वो जो दिया है वो इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है। उससे हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यहां पे 2 into 1 करना पड़ेगा क्योंकि शेयरिंग हो रही है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन वैसे बहुत आसान है, EN। यहां पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप निकालोगे इसको तो जो थर्ड वाले को आप निकालोगे वो आप गलत निकालोगे। वो बताऊंगा मैं बाद में कि आप गलत क्यों निकालोगे, पहले निकालो आप EN इन तीनों का। शुरू हो जाओ। हाँ तो भाई FeCO होल 5, Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 26, CO ने कितने दिए? 10, तो हो गए 36, ठीक है। NO प्लस, यहां पे 2 Na है तो ये मतलब -2 है, ठीक है। NO प्लस का एक चार्ज हटा देंगे तो ये -3 हो जाएगा, क्योंकि -2 कैसे हुआ था? -3 + 1, ठीक है। चलो दूसरी तरह से करते हैं, हमको तो बेसिकली Fe पे चार्ज निकालना है ना। सो 2 into 1 ये Na2 का चार्ज प्लस Fe का चार्ज हम मान लेते हैं x, सो x प्लस -5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये है फंडा, यहां पे सिंपल, टोटल नेट चार्ज 0 होना चाहिए, तो आप इसको कर लो। सो x इज इक्वल टू -2 इधर था उधर जाएगा, x इज इक्वल टू 2, तो Fe पे +2 का चार्ज है। अच्छा, तो यहां पे हो गए 24 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन इधर से आए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आए, तो टोटल कितने हो गए? 36 हो गए। यहां पे क्या हो रहा है अब, ये देखने वाली बात है। यहां पे आपने क्या निकाला होगा? ये 26, या न्यूट्रल लिगेंड लगे दोनों, क्योंकि बाहर कोई आयनाइजेशन स्फीयर में है नहीं, तो दोनों न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। सो ये 4 और ये 4, तो 34। अब आपको लगा होगा तौबा तौबा, ये क्या हो गया? 34 कैसे आ रहा है? कार्बोनिल भी प्रेजेंट है, मतलब ये तो अनस्टेबल होगा। नहीं, गलत आपने इसलिए किया है क्योंकि जो NO है वो एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है, तो जो एक NO है वो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या बोला मैंने? गलत बोला ना कि सही बोला? एक NO 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कहां से लाएगा? सुनो ध्यान से, मन लगा के सुनो। एक NO, उसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं यार, बहुत आसान है।
देखो NO में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7 नाइट्रोजन के और 8 ऑक्सीजन के, ठीक है। तो मतलब ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, यहां पे इस तरह से ये रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। तो जो NO है वो पर मॉलिक्यूल 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये बाकी सबसे अलग है क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। तो जो एक NO है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। देखो ये अगर आ गया और आपसे कुछ भी कैलकुलेशन करवा ली तो आप फंस जाओगे, इंपॉर्टेंट है। जो नो है वो अलग है, जो नो है वो अलग है, जो अलग है वो नो है, NO है, ठीक है, वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो NO इज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यहां पे आंसर 3 होगा, हो जाएगा 36, 36 और 36, क्योंकि 4 + 6 10, 10 + 26 36। तो 36 सिडविक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ना। तो ये तो बात हुई सिडविक की। अब हम थोड़ा सा सिडविक के जमाने से और पीछे की तरफ चलेंगे और हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर से मिलेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कोई इंसान है, देखेंगे क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक और थ्योरी है जो कि एक साइंटिस्ट ने दी थी, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसलिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर से मिलने वाले थे, ठीक है। तो चलो